आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है शुष्क। हमने पढ़ लिया था, भौतिक विस्तार टॉपिक चल रहा है। भौतिक विस्तार का शुष्क प्रदेश में मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ लिया है। अब शुष्क के अंदर ही दूसरा पार्ट है अर्ध शुष्क। एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अरावली को शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली को अलग करने वाली जो वर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। एक वर्षा रेखा और मैंने बताई थी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शुष्क और अर्ध शुष्क को अलग करती। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। आज जो है वो है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि इसकी औसत ऊंचाई। शुष्क की औसत ऊंचाई जो है समुद्र तल से वो है 300 मीटर और अर्ध शुष्क की जो औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर। अब ये अर्ध शुष्क को 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में उनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर बांटा गया। जैसे अगर आप देखें कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सी नदी है, गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी के नाम पर रखा गया है घग्गर का मैदान। उसके बाद में आप चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी नागौर डीडवाना को अगर देखें तो ये जो एरिया है इसे शेखावटी बेल्ट भी कहा जाता है। तो शेखावटी बेल्ट के कारण इसका नाम पड़ा शेखावटी का मैदान। 2 नंबर कौन सा है? शेखावटी का मैदान। 3 नंबर ये वाला पार्ट है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि, एक तो इसमें नागौर आता है और एक आता है आपके अजमेर। उच्च भूमि इसलिए क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वो थोड़ी सी समुद्र तल से ऊंचाई पर है। उसके बाद में जो लास्ट प्रदेश है ये आपके यहाँ पे जालोर पड़ता है, यहाँ पाली पड़ता है। पाली जालोर में एक नदी बहती है जिसका नाम है लूणी नदी, और एक नदी लूणी की जो सहायक है उसका नाम क्या है? जवाई नदी। इस लूणी जवाई नदी के नाम पर चौथा जो बेसिन है उसका नाम है लूणी जवाई बेसिन। एक बात और, ये जो लूणी जवाई बेसिन है, जो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र का जो नाम भूगोल में कहते हैं, इस एरिया को कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। लैंग्वेज की बात आएगी तो भी गोडवाड़ी लैंग्वेज होगी। कहाँ की होगी? ये जालोर की होगी। तो ये जो एरिया है इसको कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश। और कौन सी नदी बेसिन में आता है? ये लूणी जवाई नदी बेसिन में आता है। तो अर्ध शुष्क के ये 4 पार्ट हैं। पहला है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, कौन सा? घग्गर का मैदान। दूसरा है शेखावटी जिसमें चूरू आएगा, झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, और नागौर और डीडवाना का उत्तरी हिस्सा आएगा, ऊपर का हिस्सा। उसके बाद में थर्ड पार्ट जो है वो है नागौर की उच्च भूमि, और चौथा जो पार्ट है वो है लूणी जवाई बेसिन या लूणी जवाई नदी का बेसिन। ये 4th पार्ट है। घग्गर का मैदान, पहली बात करते हैं घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान में जो घग्गर नदी की विशेषताएं, वही विशेषताएं घग्गर के मैदान में। आपको बस इतना याद रखना है कि ये प्रवाह क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि काठी, बग्गी और नाली क्या है। तो घग्गर नदी के आसपास की जो भूमि उपजाऊ हो चुकी है उसे अपनी भाषा में, देशिक भाषा में तो कहा जाता है नाली एरिया। और भी जो 2 शब्द मिलते हैं अलग अलग तहसीलों के हिसाब से, उनके अलग अलग नाम हैं। उन्हें काठी एरिया भी कहते हैं, बग्गी एरिया भी कहते हैं और नाली एरिया भी कहते हैं। तो उपजाऊ मैदान क्या है? काठी, बग्गी और नाली। सेकंड में आपको शेखावटी के अंदर पहला तो याद रखना है कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो चूरू आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है। इसके अलावा उत्तरी नागौर आता है। इस शेखावटी बेल्ट की विशेषता क्या है? इस शेखावटी बेल्ट में आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं।
मैंने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आपको करवा दी हैं। उसमें एक नदी आई कांतली नदी, जो राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। खंडेला टू मंडेला चलती है सीकर और झुंझुनू में। तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ किसमें आएंगी? शेखावटी बेल्ट के अंदर आएंगी। एक शब्द आता है जोहड़। जोहड़ जैसे कि सबको पता है कि पानी, जोहड़ जो है पानी को संरक्षित करने का एक तरह से कुआं होता है, जोड़ कहते हैं अपनी भाषा में। तालाब टाइप, कुआं नहीं होता है, तालाब टाइप का होता है। उच्च नदी बेसिन है। यहाँ जो कांतली नदी है, इस नदी के कारण यहाँ की जो ऊंचाई है वो थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है। और उच्च नदी बेसिन में कौन कौन से मुख्यतः जगह हैं? उच्च नदी बेसिन में मुख्य जगह कौन कौन सी है? एक तो जस्सूसर आती है, एक मलसीसर आती है और एक सालीसर आती है। तो जस्सूसर, मलसीसर, सालीसर क्या है? शेखावटी प्रदेश या शेखावटी नदी बेसिन के वे क्षेत्र जो उच्च नदी बेसिन में आते हैं, वो आपके हैं जस्सूसर, मलसीसर और सालीसर। थर्ड पार्ट आता है आपके नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि ऊंचाई पर स्थित है और अजमेर भी इसके अंदर आता है। नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि एक प्रमुख शब्द आता है बांका पट्टी। बांका पट्टी क्या है? दो हो गए आपके, घग्गर का मैदान हो गया और शेखावटी हो गया। उसके बाद में थर्ड आता है आपके नागौर की उच्च भूमि। इसकी जो हाइट है वो 450 मीटर हाइट है, जो मैंने आपको अर्ध शुष्क में बताई थी हाइट कि इसकी औसत ऊंचाई 450 है, वो नागौर उच्च भूमि के कारण ही। दूसरी बात इसमें आती है बांका और कुबड़ पट्टी। ऐसा है कि नागौर और अजमेर के बीच में एक पानी के नीचे ही एक पट्टी है। पानी के नीचे क्या, धरती के नीचे एक पट्टी है। और उस पट्टी में क्या है? उस पट्टी में खास बात यह है कि उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। और इस फ्लोराइड के कारण ही यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि नीचे का पानी है तो पानी वही पिएंगे वो, और उसके कारण उनकी कमर क्या है, वो झुक जाती है, कुबड़ निकल आता है। इस कारण इसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। तो कहाँ किस किस जिले के बीच में है? नागौर और अजमेर के बीच में है। नागौर उच्च भूमि के अंदर ही आपके खारे पानी की झीलें भी हैं। कौन कौन सी हैं? एक आपके सांभर है, जो कि आपके कहाँ पड़ती है? सांभर जो है झील, वो बेसिकली है तो जयपुर के अंदर, लेकिन इसके तहत 4 जिलों की सीमा लगती है। सांभर में जयपुर की भी सीमा लगेगी, सांभर के अंदर अजमेर की भी सीमा लगेगी, सांभर के अंदर सीकर की भी सीमा लगेगी और नागौर की भी सीमा लगती है। मतलब चारों जिलों के बीच में है सांभर। उसके बाद में डीडवाना, डीडवाना आपके डीडवाना में ही है। कुचामन भी एक झील है। उसके बाद डेगाना भी एक झील है, जो कि आपके नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। उसके बाद में लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन में आपको खास बात याद रखनी है कि इसका उपनाम क्या है? गोडवाड़ प्रदेश है। एक मैंने आपको शब्द पहले ही बता दिया था शुष्क में ही कि नेहड़ नेड़ा रेल क्या है। जैसे मान लो कि लूणी नदी है, तो लूणी नदी ऊपर से पहाड़ों से निकलती है, वहाँ उच्च भूमि है, नागौर की तरफ से अजमेर से निकलती है, यहाँ से निकली ये भूमि तो क्या है? उच्च भूमि है। यहाँ जालोर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सांचौर। इसकी हाइट मात्र 50 मीटर है समुद्र तल से। तो एकदम जब ढाल में लूणी नदी आती है तो वो बंट जाती है अलग अलग हिस्सों में, 7-8 या ज़्यादा भी सरिताओं में छोटी छोटी धाराओं के रूप में बंट जाती है। और इस बंटने के कारण क्या होता है कि वो पूरा एरिया कवर कर लेती है। एक तो आप सपोज कीजिए कि 50 मीटर लेंथ में कोई नदी बह रही, एक वो अचानक जाके सांचौर जिले में और 10-10 मीटर के 7 या 8 हिस्सों में बदल जाती है और अलग अलग जगह हो जाती है। तो वो जो बेसिन होगा उसके आसपास का, वो उपजाऊ होगा। तो वो जो बेसिन बन जाता है उसे कहते हैं नेहड़ नेड़ा या रेल। कहाँ है ये? जालोर के सांचौर में। लूणी जवाई बेसिन में भी झील है। कौन सी झील है? पंचभद्रा झील है। एक बात आपको याद रखनी है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, केवल राजस्थान की नहीं
भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उच्च गुणवत्ता के नमक के हिसाब से भारत की सबसे अच्छी झील कौन सी है, तो वो आपके पंचभद्रा झील आती है। पंचभद्रा के अंदर ही आपकी रिफाइनरी भी है, बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में आता है पाली। पाली के अंदर काला भूरा डूंगर है, इसी लूणी जवाई बेसिन के अंतर्गत। इसके अलावा बाड़मेर के अंदर, इस एरिया के अंदर बाड़मेर भी आता है, क्योंकि लूणी तो बाड़मेर और बालोतरा में भी बहती है। बालोतरा में जाके इसका नाम मीठी और खारी नदी भी हो जाता है, खारापन आ जाता है, सॉरी। तो बाड़मेर के अंदर क्या है कि 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, नाकोड़ा पर्वत पाया जाता है, वो सभी इसी में पढ़ा जाएगा। उसके बाद में अर्धशुष्क और शुष्क के अंदर जो भी रेस्ट पॉइंट बच गए हैं उसकी बात करेंगे। आपको अर्धशुष्क और शुष्क में कुछ चीज़ें तो याद ध्यान रखनी है और बाकी रटना नहीं है। आपको जिलोवार आपको पता चल जाएगा कि ये शुष्क की बात कर रहा है या अर्धशुष्क की। अगर जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर के कुछ एरिया की बात हो रही है तो आपको शुष्क ध्यान रखना है। इसके अलावा नागौर, डीडवाना की बात हो रही है तो वो नागौर उच्च भूमि में जाएगा। जालोर, बाड़मेर और आपके पाली की बात हो रही है तो वो लूणी जवाई बेसिन में जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात हो रही है तो वो घग्गर के मैदान में जाएगा। और शेखावटी एरिया के अंदर चूरू, चूरन, सीकर आएंगे। एक आपको ध्यान रखना है कि पर्वत और पहाड़ियों और डूंगरों का जिक्र, तो ज़्यादातर डूंगर जो और पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं? बेसिकली अरावली की पहाड़ियों में। तो वहाँ के उसके अलावा भी मरुस्थल के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, मरुस्थल एरिया में भी। तो उन मेन जो पहाड़ियाँ हैं उनको आपको ध्यान रखना, ताकि आप उसको अरावली में ना ठोक के आ जाएं। तो ये अरावली में नहीं है, ये आपके अर्धशुष्क इलाके में। जैसे बाड़मेर के अंदर गोलाकार शेप में एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं 56 की पहाड़ी। ध्यान रखना है आपको कि 56 का मैदान अलग है और 56 की पहाड़ी अलग है। 56 पहाड़ियों का समूह है और गोलाकार शेप में लिए हुए वो तो है बाड़मेर के अंदर। 56 का जो मैदान है वो माही मैदान, माही नदी आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहती है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो एरिया है, जैसे ये आपके डूंगरपुर पड़ता है, यहाँ आपके बांसवाड़ा है और यहाँ प्रतापगढ़ है। इन दोनों के बीच में जो माही नदी के बीच में 56 गांव के समूह आते हैं। अब क्योंकि नदी है तो नदियाँ ज़्यादातर जो बेसिन बनाती हैं वो समतल भूमि का बेसिन बनाती हैं। तो 56 गांव हैं, 56 नदियों का बेसिन बनता है और इसको कहा जाता है 56 का मैदान। डन। अगला जो है पाली। पाली के अंदर आता है काला भूरा डूंगर। पाली के अंदर काला भूरा डूंगर है। पाली कहाँ आ रहा है? आपके लूणी जवाई बेसिन में आ रहा है। एक आपको याद रखना है कपराना और संवरला गर्त, ये भी कहाँ है? ये भी आपके इसी लूणी जवाई बेसिन के अंदर ही है। गर्त का मतलब क्या होता है? खाई होती है एक तरह से। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जेठवाई क्षेत्र, ये आपके जैसलमेर में है। शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। अब क्योंकि जैसलमेर किस में आता है? आपके शुष्क एरिया में आता है, तो ये शुष्क का है। उसके बाद एक सीरीज है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज ऐसा है कि जैसलमेर की 2 जगह है, एक तो पोकरण है और एक इधर मोहनगढ़ है। इन दोनों के बीच में पानी की एक तरह से आप ये मान लो कि सीरीज है, पानी का सीरीज है और पूरे इस पूरे एरिया के अंदर पानी पाया जाता है। कि कहाँ से कहाँ तक है? ये पोकरण से मोहनगढ़ तक है और इसका नाम क्या है? चांदन नलकूप, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद में आपको 3 युगों से याद रखने हैं कि लाठी जो सीरीज है वो आपके कौन से युग की है? टर्शियरी युग की है। ये तीनों के तीनों प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें से बाब बोल्डर कम से कम आपके 4 से 5 बार पूछा गया है ओल्ड प्रश्नों में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बाकी सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आ चुके हैं, तो एक बार पढ़ लीजिए। लाठी सीरीज तो है टर्शियरी युग की है। हमादा और फोसिल पार्क। फोसिल पार्क जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। हमादा मैंने आपको बताया था कि जब मरुस्थल के अंदर भूमि जो है वो ऊपर की जो परत है जब वो टाइट हो जाती है या पथरीली टाइप की हो जाती है तो उसको हमादा कहा जाता है। ये दोनों ही कौन से युग में है? जुरासिक युग में। तो जुरासिक युग में फोसिल पार्क है
और कौन सा है, हमादा है। टर्शियरी युग में कौन सी है, लाठी सीरीज। बाब बोल्डर, बाब बोल्डर जो आपके फलौदी के अंदर पड़ता है, ये कार्बोनिफेरस पर्मियन काल का है। कब का, ये कार्बोनिफेरस पर्मियन काल का है। ये आपको चीजें याद रखनी। अब मैं एक बार क्विक रिवीजन बता देता हूं आपको। पहले तो आपको याद रखना है कि शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो वह है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। डन। शुष्क मरुस्थल के अंदर भारतीय महामरुस्थल किसको कहा जाता है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल की औसतन ऊंचाई कितनी है, तो वो औसतन ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। शुष्क के अंदर और आपको याद रखना है कि शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेशों में और क्या है, और एक आपके पड़ता है ढांड, थली, तल्ली, सर, मरहो। तो थली और ढांड क्या है, ढांड और थली तो है कि जैसे जैसलमेर के चारों मेर रेत के टीले हों और रेत के टीलों के अंदर पानी भर जाए, पानी भरने के बाद में वो सूख जाए और सूखने के बाद में वो नमक युक्त लवणीय हो जाए और बाद में वो रन्नी या टाट बनाए, तो उसे तो कहा जाएगा थली। लेकिन दोनों के बीच में नीचे की जो जमीन है उस जमीन को कहा जाता है तल्ली, सर या मरहो। एक मैंने आपको बताया था बालसन, बालसन है पहाड़ियों के बीच में घिरा हुई जगह, उसको बालसन कहा जाता है। एक मैंने आपको पहाड़ियों के आकार बताए थे, जिसमें बताया था कि एक बजादा होता है, बजादा जब ढाल थोड़ी कम होने लगती है तो उसके ऊपर अवसाद जो होता है उसे बजादा कहते हैं, और एकदम खड़ी जो ढाल होती है उसे आप पेडिमेंट कहते हैं। उसके बाद में आपको याद रखना है कि रन कौन कौन से हैं, तो पोकरण का रन है, बाप का रन है, पड़िहारा रन है, एक थोब रन भी है। इसके अलावा बालू का स्तूप, तो बालू का स्तूप में आपको ध्यान में रखना है कि रेत के टीले मुक्त कितना है और युक्त कितना है, तो मुक्त याद रखना है, मुक्त कम है, तो 41.5% तो मुक्त है और युक्त बाकी 56%, 58% युक्त है। बालू का स्तूप युक्त में आपके प्रकार थे बालू का स्तूपों के, तो बालू का स्तूपों के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार आता है आपके अनुदैर्ध्य, जिसमें जो हवा की दिशा और रेत के टीलों की दिशा होती है वो सेम होती है। जब यही रेखा आपके क्रॉस करने लग जाए या एक दूसरे के साथ में लंबवत आ जाए तो वो हो जाता है अनुप्रस्थ। इसी अनुप्रस्थ के अंदर आता है कौन सा, बरखान। बरखान में होता ये है कि नीचे की जो रेत होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है, तो नीचे से एक गड्ढा टाइप का बन जाता है जिसे कहा जाता है बरखान। सबसे ज़्यादा जो बरखान पाए जाते हैं वो चूरू के भालेरी में पाए जाते हैं, और मैप के थ्रू में मैंने बताया था कौन कौन सी जगह है। वो सारा का सारा मैं रिवीजन का रील्स के थ्रू, यूट्यूब रील्स के थ्रू 1-1 मिनट या 1.5 मिनट के वीडियो बना के सारा रिवाइज करवा दूँगा। डन। और अर्ध शुष्क में क्या है कि 450 मीटर ऊंचाई है। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। गग्गर का मैदान है, गग्गर के मैदान में खाली जिले याद रखो, और काठी बग्गी नाली क्या है। उसके बाद शेखावटी में खाली जिले याद रखो, और आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, मेंढा नदी भी है। उसके बाद में आपके नागौर उच्च भूमि में एक बांका पट्टी है। देन लूणी जवाई बेसिन के अंदर आपको नाकोड़ा पर्वत है, झील है। इसके अलावा लूणी जवाई बेसिन के अंदर नेहड़, नेड़ा, रेल, ये सब चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी। और ये रेस्ट जो पॉइंट बच गए थे वो ये हैं, जिसमें आपको जेठवाई क्षेत्र याद रखना है 3 युगों में, एक तो लाठी सीरीज टर्सरी युग में, जुरासिक युग में हमादा, बाब बोल्डर, कार्बोनिफेरस में। 2 पहाड़ याद रखने कि पाली में काला बुरा डूंगर है, ये भी अर्धशुष्क में आता है। बाड़मेर में गोलाकार पहाड़ी है, 56 की पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपके अर्धशुष्क में आता है। कपराना और समरला गर्त है। बस अब जो अगला टॉपिक होगा अपना होगा अरावली।